हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम अमृत के नाम से जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग अगले सीरीज का आगाज़ कर चुके हैं और इस सीरीज में आपको सिविक्स से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी और भी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उन सारे में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, उनमें एक एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्रवीण स्टडी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्यूज कराया जाता है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, किसी चैनल से चोरी करके नहीं चलाए जाते हैं। खुद के द्वारा ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बनाते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या है? कहता है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त किसमें? संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब आप प्रियम्बल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसके बाद कौन से शब्द आएंगे? प्रियम्बल ऑफ इंडिया कहने का मतलब प्रस्तावना। तो उसके बाद कौन आएंगे? तो इस तरह से आपको सजाना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो चलिए आप सजाने का काम करिए मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आपको संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका यदि आपको याद है तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। तो चलिए हम आपके लिए करते हैं मेरे प्यारे साथियों। 1 मिनट आप रुक जाइए। कहता है कि संविधान की प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो सबसे पहले कौन आया? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। मतलब ये प्रियम्बल ऑफ इंडिया था। तो इसमें सबसे पहले कौन आया? तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब सबसे पहले आएगा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो 5 1 2 4 3 ये सही क्रम इसका होगा। चलिए, संविधान की उद्देशिका जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था। उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। उनके द्वारा एक आदर्श संकल्प प्रस्तुत किया गया था और उसी आदर्श संकल्प को संविधान की उद्देशिका में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न। कौन? तो मेरे प्यारे साथियों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसे भारत का लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 1976 में भारत के प्रियम्बल ऑफ इंडिया में भारत के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। इन तीनों शब्द को जोड़े गए थे, जिसमें सबसे पहले कौन आए थे?
तो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले किसको जोड़ा गया? तो सबसे पहले समाजवादी को, उसके बाद किसको जोड़ा गया? तो उसके बाद पंथ निरपेक्ष को, और अंत में किसे जोड़ा गया? अखंडता को सबसे अंत में जोड़ा गया है। इस तरह से भी आपको करके पूछता है कि सबसे अंत में, भारत की प्रस्तावना में सबसे अंत में किसे जोड़ा गया? तो अखंडता शब्द को सबसे अंत में जोड़ा गया, समाजवादी को सबसे पहले जोड़ा गया, दूसरे स्थान पर पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि जितने भी संविधान में जोड़े गए, हमारे 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुई, तो उसके बाद जितने भी हमारे संविधान में नए नए शब्द जोड़े गए, और वे सबसे ज़्यादा जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के अधिकार को भी, मतलब शिक्षा के अधिकार को भी जो किस में शामिल था? संघ सूची में शामिल था, उसे संवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो आप याद रखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन होगा? तो 1 2 3, मतलब 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब कौन से कथन असत्य हैं? पहला, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या समान है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि लोग मिजोरम में भी, नागालैंड में और एक राज्य और सिक्किम में, इन तीनों में लोकसभा सीटों की संख्या एक एक है। कितने हैं? एक एक हैं, एक एक लोकसभा सीटों की संख्या है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, समान है दोनों में। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, नहीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली, सभी केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरीज में, तो दिल्ली यूटी में लोकसभा के सीटों की संख्या 7 है। बाकी 6 जो यूटी हैं उसमें लोकसभा, प्रत्येक यूटी में लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। मतलब इस तरह से टोटल यूनियन टेरिटरीज में से, केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल 13 सदस्य जो है, 13 सदस्य लोकसभा में चुनकर जाते हैं। मतलब 3 2 5 1 6 हो गया, तो 13 सदस्य। लेकिन लोकसभा में जाना कितना चाहिए? मैक्सिमम कितने सदस्य यूटी से चुनकर पहुंचाए जा सकते हैं? तो मैक्सिमम 20 सदस्य ही चुनकर यूटी से पहुंचाए जा सकते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न करे, यदि प्रश्न आए परीक्षा में, तो आप गोले की तरह छाप दीजिए, मतलब प्रश्न के खोपड़ी में छेद कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, कि यदि केंद्र शासित प्रदेशों से मैक्सिमम कितने सदस्य लोकसभा में चुनकर आ सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने? तो 20। अभी वर्तमान में कितने आ रहे हैं? तो 13, 7 दिल्ली से, बाकी 6 और शेष 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे। फिर आगे कहता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। बिल्कुल सत्य है, ये गलत मिल गया आपको। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80। और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो है उत्तर प्रदेश का ही है लोकसभा में। स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो कौन कौन सत्य हो गया? ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन सी सत्य है, ऑप्शन डी सत्य है, ऑप्शन बी गलत है। मतलब कथन बी जो है गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, असत्य को चुनने का रहा था। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का वर्णन है, और हमारा संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 81 में किसका? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 550 है। अब 52 नहीं, 2019 में एंग्लो इंडियन को लोकसभा से हटा दिए गए हैं कि कोई भी एंग्लो इंडियन जो है, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का राष्ट्रपति को अधिकार था, इसे हटा दिया गया है। अब जो है टोटल 550 एंग्लो इंडियन जो है लोकसभा में चुनकर, एंग्लो इंडियन नहीं, टोटल 550 सदस्य ही रहेंगे।
लेकिन राज्यसभा में जो कहते हो 200, ऐसे तो उसमें होता है 250, लेकिन वर्तमान में 233 और प्लस 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और 233 क्या होते हैं, राज्यों से चुनकर जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में और 1989 में कौन थे प्रधानमंत्री? तो 1989 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी का कार्यकाल था कब से कब तक? तो 31/10/1984 से लेकर के 1984 से लेकर के कब तक? 31/10/1984 से लेकर के देखिए 2/12/1989 तक। 31/10/1984 से लेकर के 2/12/1989 तक इनका कार्यकाल था। और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मेरे प्यारे साथियों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी थे। 40 वर्ष की उम्र में ही बन गए थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष, है ना। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष है तो लोकसभा सांसद बन सकता है, प्रधानमंत्री तक बन सकता है, सारे कार्य। और भी जानिए मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सेशन में, टेन्यूर में सबसे चर्चित जो है संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन था। और 52वां संविधान संशोधन क्या कहता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में लाया गया। इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया, जो सारे एग्जाम में देखने को आपको मिलता है कि दल बदल अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो 1985 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया। संविधान के किस सूची में वर्णित है? तो संविधान के 10वें अनुसूची में वर्णित है। ये भी आपको याद रखना है। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? राजीव गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजीव गांधी। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें असत्य का चयन कीजिए। क्या है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। लोकसभा, हमारे लोकसभा में, हमारे संसद में जो 545 सदस्य चुनकर जाते हैं भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से, उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है, मतलब जिनके पक्ष में सबसे अधिक मत होता है, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। मतलब जिनको मैक्सिमम लोकसभा सांसद चाहते हैं कि यही हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो वही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते हैं। तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात है। बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी द्वारा चुने गए नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो कथन नंबर फर्स्ट सही है। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया। नहीं मेरे प्यारे साथियों, कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल की व्याख्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, हमारे संविधान में कहीं भी इसकी व्याख्या नहीं मिलती है। मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं हो सकता, उससे पहले भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मात्र 13 दिन सबसे कम दिन प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपको पता होना चाहिए, सबसे कम दिनों तक। तो इनका कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, बिल्कुल। जिन जिन व्यक्तियों को लिस्ट यदि वो राष्ट्रपति को देंगे, उन्हें वही व्यक्ति जो है मंत्री बन सकते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य होनी चाहिए। यदि संसद के सदस्य नहीं भी हैं तो 6 माह तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर या मंत्री के पद पर बना रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का नेता सदस्य बनना जरूरी होता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको जानना है कि प्रधानमंत्री की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है।
जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मतलब भारत के प्रधानमंत्री की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 74 में। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 15%। मतलब टोटल लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। तो 545 कहने का मतलब मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15%, मतलब 545 का 15% आप बना लें। इससे इतना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% से कम रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं होंगे। किस संविधान संशोधन में कहा गया था? तो ये था 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत लोकसभा में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए, लेकिन आपको याद रखना है कि दिल्ली में ये सारे जगह लागू होते हैं, राज्यों में भी और केंद्र सरकार में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यों के विधानसभा में भी 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते हैं। 91 संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था। लेकिन आपको याद होना चाहिए, दिल्ली यूटी जो है, हमारे दिल्ली में कितने विधानसभा के सीट हैं? 70, और उसके 10%, मात्र 10% ही मंत्रिपरिषद हो सकते हैं। मतलब कुल सीटों का 10% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। बाकी सारे जगह 15%। दिल्ली में कितना? 10%। तो 10%, 70 का 10% कितना हो गया? तो 7 व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जा सकता है। और ये भी जानिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहा कि कथन नंबर 3 कहा कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है। बिल्कुल होते हैं, बशर्ते हुए संसद के सदस्य चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। तो ये भी सत्य है, और कथन नंबर 1 भी सत्य है। 1 और 3 दोनों सत्य है, बाकी 2 असत्य है। तो असत्य को चुनना था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको जवाब आपको सोच के देना है। कूट दिया हुआ है कि भारत की न्यायपालिका जो है, कहता है, ओहो फिर से पहले प्रश्न आ गए। चलिए बैक चलते हैं। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। बिल्कुल सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायपालिका हमारा इंडिया का जो न्यायपालिका है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आप कहता है विधायिका का कोई कानून, कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है। मतलब विधायिका का कोई कानून, हमारे सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। कितने अंग हैं हमारे सरकार के? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो वही कह रहा है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और तो इसमें सही कूट को मिलाना, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनाव कीजिए। क्या ए और आर दोनों सही है? बिल्कुल दोनों सही है कि हमारे न्यायपालिका जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली न्यायपालिका है। दोनों सही है। और तथा आर ए को पुष्ट करता है। हाँ बिल्कुल आर ए को पुष्ट करता है कि यदि कोई भी विधायिका यदि संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है या कोई भी कार्यपालिका संविधान के खिलाफ यदि कार्य करता है तो न्यायपालिका उसको अमान्य घोषित कर सकता है ना। तो ये पुष्टि कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि विधायिका में कौन आते हैं? तो संसद के जितने भी सदस्य हैं वो सारे विधायिका हैं। मतलब विधायिका के अंतर्गत 3 आएंगे। सबसे पहले कोई भी संशोधन जो है
दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संविधान का कोई भी संशोधन, और उसमें अंतिम अधिकार किस और अंतिम किसके साइन होने के बाद कानून बन जाता है, तो राष्ट्रपति के बाद पास। तो ये हो गया विधायी का मतलब, यदि पहले लोकसभा में कोई बिल पेश किया गया, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, यदि राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, विधायिका बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये हो गया विधायिका। कार्यपालिका, हमारे जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसर हैं वे सभी सारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और कार्यपालिका का क्रियान्वयन भी वही करते हैं। न्यायपालिका, आप जानते हैं हमारे न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सारे न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये कहता है कि RA को पुष्ट करता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगा, यदि आपको सारी बातें समझ में आई और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिए, ये विशेष ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।